नमस्कार साथियों, संडे मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार और घुसपैठियों के खिलाफ जो कानूनी व्यवस्था है भारत के अंदर, उसके हर एक हिस्से को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। मेक श्योर कि आप पूरे सेशन के अंत तक बने हुए हैं। एक बार आपने आज का यह सेशन देख लिया तो मेरी गारंटी है आपसे कि आपको घुसपैठियों के खिलाफ क्या कानून व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति घुसपैठिया घोषित कर दिया जाए तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या कानून के प्रावधान है, क्या उसके पास कोई राइट भी है, सब कुछ इसके अंदर एक एक छोटी से छोटी बात को डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि सेशन बहुत लंबा होने वाला है और आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है, मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। और ये वो वीडियो बनने वाला है जो आप अगले 5 साल तक ढूंढ ढूंढ कर देखने वाले हैं। बहुत मेहनत के बाद ये संडे का मास्टर क्लास आपके साथ लेके आया हूं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, और वीडियो कहीं पर भी एक बार भी पसंद आ जाए थोड़ी सी तो जय हिंद जरूर लिखिएगा चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल सबसे पहला यही है कि क्या इनफिल्ट्रेशन यानी कि क्या जो घुसपैठ है वो सिर्फ इतना भर है कि कोई व्यक्ति भारत की सीमा पार कर ले, या फिर वो भारत की संप्रभुता, आंतरिक स्थिरता और सुरक्षा, चुनावी शुचिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है? और क्या सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता केवल एक अधिकार है या फिर एक ऐसा कानूनी दर्जा जिसकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है? आज भारत एक जटिल वास्तविकता का सामना कर रहा है, और वो क्या है वास्तविकताएं? पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे, और घुसपैठ के नए नए तरीके इजाद कर लिए गए हैं। फेक आइडेंटिटीज डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, और ऐसे कानूनी प्रश्न जहां सिक्योरिटी और अधिकारों के बीच संतुलन की परीक्षा होती है। इस वीडियो में हम पूरी तरह कानून के आधार पर समझेंगे कि भारतीय कानून घुसपैठ को यानी कि इनफिल्ट्रेशन को कैसे देखता है। अगर किसी व्यक्ति को घुसपैठिया घोषित किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है और क्या हो सकता है? क्या उस व्यक्ति के पास कोई कानूनी रेमेडीज भी हैं, उपचार भी हैं? और क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता है? सब कुछ आज के इस मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। यह डर फैलाने की कोशिश नहीं है, बल्कि कानून, संविधान और राष्ट्रीय कर्तव्य की बात है। इस विषय को सही तरीके से समझने के लिए हमें भावनाओं, राजनीति और धारणाओं को अलग रखना होगा। हमें घुसपैठ को केवल संवैधानिक कानून, वैधानिक शक्तियों और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी कि न्यायिक व्याख्या के दृष्टिकोण से देखना होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि भारतीय राज्य घुसपैठ को एक साधारण प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि एक कोर नेशनल सिक्योरिटी इशू क्यों मानता है। सब कुछ इस मास्टर क्लास के अंदर समझने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बार स्टार्टिंग में बोल दे रहा हूं फिर से, ये वो सेशन बनने वाला है आज का जो आप अगले 5 साल तक ढूंढ ढूंढ कर देखने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। और वीडियो अगर आपको कहीं पर भी देखते हुए पसंद आ जाए तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा अपने सर्कल के साथ। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में है तो आप वो लाइव चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं मुझसे। आपको हर एक बात का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी अगर आपने ये सेशन देख लिया तो आपके मन के अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और हमें सपोर्ट करिएगा सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, क्योंकि आप हमें अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन सेशन कैसे लेके आएंगे। तो चलिए सेशन पर चल रहे हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कानून में जो ये घुसपैठ है इसका मतलब क्या है। कानून में घुसपैठ का मतलब क्या है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। सामान्य भाषा में इनफिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ का अर्थ अवैध प्रवेश हो, अवैध जो है वो प्रवेश होता है, यानी कि इलीगल एंट्री होती है। लेकिन भारतीय कानून जो है इसे कहीं अधिक स्पष्ट और सटीक है। भारतीय कानूनी ढांचे के अंदर घुसपैठ का अर्थ होता है बिना अनुमति भारत की सीमा में प्रवेश करना या फिर
वैध अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में बने रहना। तो मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ इलीगल एंट्री नहीं है, आप आए थे वैध तरीके से भारत के अंदर, और अगर वो अवधि जो है वो आपकी समाप्त हो गई है, वैध अवधि जो समाप्त हो गई है, उसके बाद अगर आप भारत में रुक रहे हैं तो वो भी घुसपैठ ही कहलाता है कानून के मुताबिक। और तीसरा एक और तरीका है इलीगल इमिग्रेंट होने का, वो है नकली या फिर जाली दस्तावेजों के माध्यम से भारत में प्रवेश करना। कानून जो है वो घुसपैठ को कभी हल्के में नहीं लेता, आप ये बात समझिएगा। इसके ऊपर जो फॉरेनर्स एक्ट है, विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है वो कानूनन फॉरेनर माना जाता है, विदेशी माना जाता है। और इलीगल माइग्रेंट यानी कि अवैध रूप से जो भारत के अंदर आया है वो फॉरेनर होता है, वो विदेशी होता है जो पहला बिना वैध पासपोर्ट या फिर वीजा के भारत में प्रवेश करता है। दूसरा, जो वैध रूप से प्रवेश करके तय अवधि से अधिक समय तक भारत में रह रहा है तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगा, यानी कि अवैध घुसपैठिया कहलाएगा। यहां पर जो महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है वो ये है कि भारतीय कानून यहां पर इंटेंशन को नहीं देखता कि आप किस मंशा से भारत के अंदर रह रहे हैं। बिना कानूनी अनुमति का प्रवेश अपने आप में कानूनी परिणाम पैदा कर देता है, और वो कानूनी परिणाम क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर बिना प्रवेश के आए, बिना अनुमति के प्रवेश करेगा या फिर उसकी जो परमिशन वाली जो अवधि है वो समाप्त होने के बाद रुकेगा तो वो अवैध घुसपैठिया कहलाएगा ही कहलाएगा। यह सख्ती क्यों है, आपके मन में सवाल आएगा। यह सख्ती इसलिए है क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारतीय कानून सहानुभूति नहीं बल्कि कानूनी स्थिति यानी कि स्टेटस को देखता है। व्यक्ति काम के लिए आया हो, चाहे मजबूरी में आया हो या किसी और कारण से आया हो, कानूनी प्रश्न वही रहता है कि क्या जो प्रवेश है वो कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है या नहीं है। अगर कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है तो जो आप आए हैं भारत के अंदर वो आपका वैध प्रवेश है, नहीं तो आप एक अवैध घुसपैठिया कहलाएंगे। यही स्पष्टता जो है कानून के प्रवर्तन में निश्चितता बनाए रखती है और सीमा सुरक्षा को धीरे धीरे कमजोर होने से भी रोकती है। यह तो बस स्टार्ट है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। यह सेशन के अंदर आपका हर एक पहलू डिस्कस किया जाएगा। आपका जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा। और सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। और आप वीडियो बहुत देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? आप हमारी मोटिवेशन बनिए, तभी तो हम आपके लिए ऐसे ऐसे सेशन लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका कोई सवाल है तो आप वो लाइव चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो घुसपैठ के खिलाफ जो कानून है, इनफिल्ट्रेशन कानून के अंदर नेशनल सिक्योरिटी क्यों नॉन निगोशिएबल है, कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। क्यों हमने जो ये घुसपैठ के खिलाफ कानून बनाए हैं वो इतने सख्त बनाए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। आपको सब कुछ पता चलने वाला है यहां पर डिटेल में। पूरे एक हफ्ते की डिटेल्ड रिसर्च के बाद आपके साथ ये सेशन साझा किया जा रहा है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो नॉन निगोशिएबल है। जो भारत का संविधान है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी प्रशासनिक सुविधा से ऊपर रखता है। अब आपके मन में आएगा सवाल, क्यों रखता है? क्योंकि जो घुसपैठ का प्रभाव है वो पड़ता है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर। दूसरा, आतंकवाद की फंडिंग रूट्स पर भी पड़ता है। और तीसरा, स्मगलिंग यानी कि अवैध कारोबार, स्मगलिंग और नारकोटिक्स नेटवर्क पर भी पड़ता है। चुनावी प्रक्रिया पर भी पड़ता है। सपोज करिए कि कोई इलीगल इमाइग्रेंट भारत के अंदर आ गया और उसने जाली दस्तावेज बनवा लिया और अंत में अपनी वोट भी बनवा ली और वो वोटर लिस्ट के अंदर शामिल भी हो गया, और वो अगर भारत के चुनावी तंत्र के अंदर अगर वोट दे रहा है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए।
ये बात आप ध्यान रखिएगा, समझ गए। मगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसी जेन्युइन इंडियन की बात नहीं कर रहा, भारतीय की बात नहीं कर रहा। जो अवैध रूप से आया है उसको कोई भी साझेदारी नहीं मिलनी चाहिए हमारे लोकतंत्र के अंदर। सीमावर्ती राज्यों की डेमोग्राफिक स्थिरता पर भी जो ये घुसपैठ है ये प्रभाव डालती है और इसका असर देखने को मिलता है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये केवल सैद्धांतिक खतरे नहीं है, इतिहास बताता है कि अनचेक्ड घुसपैठ धीरे धीरे जनसंख्या की संरचना पर, मतदान के पैटर्न पर और आंतरिक स्थिरता पर भी प्रभाव डालती है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा करे। इनफिल्ट्रेशन के मामलों में यानी कि घुसपैठ के मामलों में जो कंपैशन है यानी कि दया, संप्रभुता पर भारी नहीं पड़ सकती कि दया के बेस पर सबको नागरिकता दे दो, ऐसे नहीं चल सकता भाई। देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, सॉवरेनिटी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपैथी जो है, दया जो है, वो सुरक्षा को कमजोर कर सकती है और सिटीजनशिप को मानकर नहीं चला जा सकता। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मानवाधिकारों को हम नजरअंदाज करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अवैध घुसपैठिया भी है तो उसको भी कुछ मानवाधिकार हमारे कानून के तहत हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंत तक। बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, समझिएगा। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था उसका मतलब यह नहीं है कि मानवाधिकारों को नजरअंदाज किया जा सकता है, बल्कि इसका अर्थ है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो हमारा एक पहला फिल्टर है, फर्स्ट फिल्टर है। अधिकार जो हैं वो संप्रभुता के ढांचे के भीतर काम करते हैं, सॉवरेनिटी के ढांचे के ऊपर भीतर काम करते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। और संविधान जो है भारत का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्वयं मानता है कि अगर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं बचेगी तो कोई भी अधिकार अर्थपूर्ण नहीं रह सकता। समझे मेरी बात? कोई सवाल है तो पूछिएगा। अब इस सेशन के अगले हिस्से पर चलते हैं और समझते हैं कि इनफिल्ट्रेशन को नियंत्रित करने वाले भारत के अंदर मुख्य कानून कौन कौन से हैं। इनफिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ को नियंत्रित करने वाले भारत के अंदर मुख्य कानून कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। हमारे यहां कोई एक सिंगल कानून नहीं है जो इनफिल्ट्रेशन के अगेंस्ट है, बल्कि हमारे यहां पर एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम काम करता है। ठीक है, एक पूरा ढांचा है जो घुसपैठ के खिलाफ काम करता है, पूरा कानूनी तंत्र है। इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो है फॉरेनर्स एक्ट 1946, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 का है। समझते हैं आप? विदेशी नागरिक अधिनियम, फॉरेनर्स एक्ट 1946, ये इस पूरे ढांचे की रीढ़ है। जो ये कानून है ना, इस पूरे ढांचे की रीढ़ है, समझिएगा। यह केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि फॉरेनर्स की पहचान करने की, कौन विदेशी है इसकी पहचान करने की, दूसरा उसकी मूवमेंट को सीमित करने की, कि वो भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि कहीं भी चला जाए। भारतीय नागरिक को तो भारत के अंदर रचने बसने की, कहीं भी जाने की आजादी है, मगर जो विदेशी नागरिक है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है सरकार के द्वारा, और उसके डिटेंशन की आदेश देने की। कब? जब उसको पता चल जाए कि हाँ भाई ये अवैध रूप से आया है और इसको हमें वापस भेजना है। मगर इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, बहुत सारे अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती है, उसके बारे में भी इसी सेशन के अंदर मैं बताऊंगा। और डिपोर्टेशन का आदेश देने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है अगर कोई व्यक्ति अवैध घुसपैठिया घोषित हो जाता है। और इस ऐसे मामलों के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि यह प्रूव करने की कि वो व्यक्ति घुसपैठिया है या नहीं, यह उस व्यक्ति पर ही होता है, राज्य पर नहीं। नॉर्मल जो क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो पार्टी आरोप लगाती है उसको प्रूव करना होता है कि हाँ इसी ने ही कोई क्राइम किया है, या मतलब ये चीज ये पूरी नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर
सरकार कोई इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक नहीं है, सरकार को लगता है, तो इस सिचुएशन के अंदर सरकार को नहीं प्रूव करना कि वो भारत का नागरिक नहीं है, बल्कि उस कंसर्न्ड व्यक्ति को प्रूव करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर है कि उसको ये प्रूव करना है कि वो भारत का नागरिक है। और जो नागरिकता है वो कैसे प्रूव होती है, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होती है। और आपको पता है कि इसके लिए मैंने आपके इसी चैनल पर एक सेशन बनाया था जन्म से नागरिकता का, जिसको आप बहुत प्यार दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसके ऊपर लगभग अभी 3 लाख के करीब आ चुके हैं व्यूज। और एक और वीडियो मैंने आपका इस चैनल पर बनाया था कि कौन से दस्तावेज है जिनसे नागरिकता प्रूव होती है, डॉक्यूमेंट्स किन से प्रूव होती है, तो उसके ऊपर भी लगभग 9 लाख के करीब आप लोगों ने व्यू दे दिए हैं और बहुत अच्छा प्यार आपका मिल रहा है। अगर आपने वो सेशन भी नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपके उससे रिलेटेड भी सभी सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर जो मैं बात कर रहा था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि किसको प्रूव करना है, कि उस व्यक्ति को जिसके ऊपर संदेह किया जा रहा है। हाँ जी, हमारे यहां जो कानूनी व्यवस्था है वो ये है कि उसको प्रूव करना है कि वो भारत का नागरिक है, और नागरिकता प्रूव करने के लिए उसको डॉक्यूमेंट्स ही चाहिएंगे। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही नागरिकता प्रूव की जा सकती है। और इसके अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों किया गया, उस व्यक्ति के ऊपर क्यों हमने बर्डन ऑफ प्रूफ डाला है कि उसको नागरिकता प्रूव करनी पड़ेगी। इसको डालने के पीछे, कानून के अंदर यह व्यवस्था करने के पीछे जानबूझकर किया गया कारण है, और वो एक बहुत अच्छा कारण है। क्यों है? क्योंकि इनफिल्ट्रेशन के मामले में, यानी कि घुसपैठ के मामले में जो मामले होते हैं वो संप्रभुता से जुड़े होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से, राष्ट्रीय अखंडता से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं होती है। और ये जो मुद्दा है ये क्रिमिनल लॉ जैसा नहीं है। क्रिमिनल लॉ के अंदर जनरली क्या होता है कि राज्य को अपराध सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है, कंसर्न डिफेंस को नहीं करना पड़ता, राज्य को प्रूव करना पड़ता है। जहां व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि उसे, और जो ये हम आज के इस कानून की बात कर रहे हैं, जैसे सिटीजनशिप वाला कानून है, इसके अंदर यहां पर कंसर्न व्यक्ति को ही सिद्ध करना होता है कि उसे भारत में कानूनन रहने का अधिकार है, वो भारत का नागरिक है। बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है? कोई सवाल है तो पूछिएगा। अब ये तो पहला कानून था आपका फॉरेनर्स एक्ट। इसके ऊपर दूसरा कानून है, वो है नागरिकता अधिनियम 1955 का, सिटीजनशिप एक्ट 1955। आपको पता ही है, उसके बारे में भी मैं काफी सेशन बना चुका हूं, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट जो नागरिकता अधिनियम है 1955 की बात करते हैं। जो ये कानून है ये स्पष्ट और एक कठोर लाइन खींचता है। ये कहता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे उनको सिटीजनशिप से बाहर रखा जाएगा, जो भी अवैध घुसपैठी होंगे उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, ऑब्वियसली कॉमन है। और दूसरा जो सिटीजनशिप है यानी कि नागरिकता जो है वो एक कानूनी विशेषाधिकार है, वो एक लीगल प्रिविलेज है, स्पेशल प्रिविलेज है, जो रहने से अपने आप में नहीं मिल सकता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत के अंदर अवैध रूप से घुस गया है और वो ये कह रहा है कि मुझे यहां पर रहते हुए कई साल हो गए हैं, तो इस वजह से मुझे नागरिकता दे दो। नहीं, रहने भर से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, ये बात आप समझ लीजिए, कोई भी है इसके अंदर। मगर ये किन के ऊपर है? जो अवैध रूप से भारत में आए हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे पुराने वीडियोस के अंदर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कई बार ऐसे पूछते हैं, सर मेरे माता पिता यहां थे, मेरा जन्म 1985 में हुआ, मेरा जन्म 1970 में हुआ, क्या मैं भारत का नागरिक हूं? और मेरा जन्म यहां पर हुआ, क्या मैं भारत का नागरिक हूं? आप समझिए इस बात को, अपने मन के अंदर कोई डाउट मत रखिए। जब आपका जन्म भारत में हुआ, आपके माता पिता यहां हैं, आप कहीं अवैध रूप से थोड़ी ना घुस के आए थे, तो आप भारत के नागरिक हैं। आप अपने मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए। जो भारत का जो जेन्युइन नागरिक है ना, उसको अपने मन में कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने सेशन भी बनाया हुआ है कि किन किन डॉक्यूमेंट से आप कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो आप ये मत लिखिए कि सर मेरे माता पिता यहीं थे, मेरा जन्म यहां हुआ, सब कुछ है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं नागरिक हूं या नहीं हूं। अरे भाई, आप नागरिक हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप अपने मन से पूछो ना। आपका जन्म अगर यहीं है जेन्युइन, आप तार फांद के भारत में नहीं आए, तो आप भारत के नागरिक हैं। आपका जन्म यहीं हुआ है, आपकी सारी पढ़ाई यहीं हुई है, आपने नौकरी यहीं की है, तो आप क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो? आपके मन में बिल्कुल भी जरा भी डाउट मत रखिएगा, आप भारत के नागरिक हैं। और आपको अगर मेरा ये सेशन पसंद आ रहा है
तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा। दूसरा कानून हम बात कर रहे थे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में, वो मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया है। अब थोड़ा सा इसको और आगे समझते हैं। रेजिडेंस से भारत के अंदर सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। कोई अवैध रूप से एंट्री करा है और ये कह रहा है कि मैं कई सालों से भारत में रह रहा हूं, तो इस वजह से भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि जो सिटीजनशिप है वो एक स्पेशल प्रिविलेज है। अगर मान लीजिए सिर्फ भारत में रहने के आधार पर अगर किसी को नागरिकता मिल जाती तो अवैध प्रवेश अंततः एक इनाम बन जाता, एक प्राइज बन जाता कि कोई भी भारत के अंदर इलीगल रूप से आ जाता, यहां पे 5 7 10 साल रहता और फिर बोल देता कि मैं तो भारत का नागरिक हूं। वो तो इनाम बन गया ना, वो चीज नहीं। इसीलिए रेजिडेंस सिटीजनशिप के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जब तक वैध रूप से एंट्री नहीं होगी आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। अगर केवल भारत में रहने भर से, रेजिडेंट से ही सिटीजनशिप मिल जाती तो अवैध प्रवेश जो है वो अंततः एक इनाम बन जाता और भारतीय कानून जो है इसी स्थिति को स्पष्ट रूप से रोकता है। अब तीसरा और कानून है, पासपोर्ट अधिनियम है, और उसके अलावा भारत में जो एंट्री के लॉ हैं वो भी हैं। ये कानून क्या सुनिश्चित करते हैं? ये कानून नियंत्रित करते हैं कि कौन प्रवेश कर सकता है भारत में, कितने समय के लिए प्रवेश कर सकता है और किन शर्तों पर भारत के अंदर आके रह सकता है। और अगर किसी भी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, चाहे वो पासपोर्ट अधिनियम हो या फिर भारत के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, उनमें से अगर किसी भी शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो मतलब कि उस व्यक्ति की भारत के अंदर अवैध प्रेजेंस है, वो इलीगली भारत के अंदर रह रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो भी एक अवैध घुसपैठिया है कि अगर उसने पासपोर्ट अधिनियम की किसी धारा का, किसी रूल का उल्लंघन किया है या फिर उसने भारत के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उनका किसी का उल्लंघन किया है, किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है, तो वो इलीगल प्रेजेंस माना जाएगा। यहां आप समझिएगा कि कोई कानूनी अस्पष्टता नहीं है, बिल्कुल कानून क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है कि अगर एक भी शर्त टूटी तो कानूनी परिणाम अपने आप लागू हो जाते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक और चौथा कानून है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट का, बीएसएफ का कानून है। जो बीएसएफ का कानून है, बीएसएफ को कानूनी, जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो हमारी फौज है, उसको कानूनी रूप से बीएसएफ एक्ट के तहत शक्ति प्रदान की गई है घुसपैठ को रोकने की, सीमा पर पेट्रोल करने की, मतलब गश्त लगाने की, और सिविल अथॉरिटीज की सहायता करने की। क्योंकि सीमा सुरक्षा जो है वो कोई विकल्प नहीं है बल्कि एक वैधानिक दायित्व है। कानून सीमा सुरक्षा को एक सक्रिय और निरंतर जिम्मेदारी के रूप में मानता है, न कि केवल प्रशासनिक औपचारिकता भर। ठीक है, अब इस सेशन के अगले हिस्से पर चलते हैं। और अगर आप सेशन के अंदर अभी तक बने हुए हैं तो मैं ये मानता हूं कि आप इस कानून के बारे में, सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और आपको ये सेशन पसंद भी आ रहा है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर सब्सक्राइब करो ना, सभी के साथ साझा करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले हिस्से में हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात की कि घुसपैठिए और शरणार्थी और जो कानूनी रूप से भारत में आया है, इन तीनों व्यक्तियों के बीच में अंतर क्या है कानूनन। कौन घुसपैठिया होगा, कौन शरणार्थी कहलाएगा और कौन एक लीगल माइग्रेंट कहलाएगा, मतलब जो कानूनी रूप से भारत में आया है वो कौन कहलाएगा, इसको समझते हैं। इन तीनों व्यक्तियों के कानूनी, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर, लीगल माइग्रेंट और रेफ्यूजी और असाइलम, कौन शरणार्थी कहलाएगा, कौन घुसपैठिया कहलाएगा और कौन वैध रूप से भारत में आया हुआ व्यक्ति कहलाएगा कानूनन, उसको समझते हैं। हवा में बात नहीं कर रहा हूं और मैं आपको फिर से ये इंश्योर कर रहा हूं, जो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी गारंटी है अगले 5 साल तक आप इस वीडियो को सर्च में जा जाकर देखने वाले हैं, क्योंकि इतनी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये मैं लिख के देता हूं आपको गारंटी के साथ, और बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपको इसी सेशन के दौरान मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अवैध घुसपैठिए की। उसको क्या हम 3 चीजों के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर, लीगल माइग्रेंट और रिफ्यूजी के बीच में। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं
इलीगल इनफिल्ट्रेटर, जिसको आप ये कह सकते हैं कि अवैध घुसपैठिया। देखिए, अवैध घुसपैठिया वो होगा जिसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, मतलब जिसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अवैध घुसपैठिया है। या फिर जिसकी एंट्री जो है भारत के अंदर लीगल तरीके से नहीं हुई है और जो फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत शासित होता है, वो ही होगा कौन? इनफिल्ट्रेटर। या फिर जिसके जो दस्तावेज अगर उसके पास हैं वो ये प्रूव हो जाएं कि वो उसने जाली तरीके से बनवाए हुए, ठीक है, तो वो होगा अवैध घुसपैठिया। जिसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं, जिसका भारत के अंदर प्रवेश कानूनन रूप से नहीं और जो फॉरेनर एक्ट से संचालित होता है, वो होगा अवैध घुसपैठिया। अगर कोई भारत का जेन्युइन नागरिक है जो इन सिचुएशन में, मगर जिसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट है और जिसका जन्म भारत में हुआ है, तो भाई क्यों घबरा रहे हो? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है या जिसके ऐसे दस्तावेज हैं जो वैध कानूनन रूप से फर्जी प्रूव हो चुके हैं या होने वाले हैं क्योंकि वो फर्जी डॉक्यूमेंट है, या जिसकी भारत के अंदर जो एंट्री है वो वैध नहीं है और जो फॉरेनर एक्ट के अंदर संचालित होता है वही घुसपैठिया कहलाता है। इसके अलावा कोई भी घुसपैठिया और नहीं कहलाएगा। दूसरा है लीगल माइग्रेंट। कौन होगा? लीगल माइग्रेंट की बात करते हैं। लीगल माइग्रेंट वो होगा जो पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत में प्रवेश करता है और वीजा की शर्तों के अधीन वो भारत के अंदर रहता है। तीसरा शब्द है रिफ्यूजी। शरणार्थी कौन होगा या फिर असाइलम सीकर कौन होगा? शरणार्थी कौन होगा? भारत में कोई भी फॉर्मल जो है वो शरणार्थी के ऊपर लॉ नहीं है और ना ही हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन जो शरणार्थी लॉ पर है उसको साइन किया हुआ है। जो भी निर्णय होते हैं कि किसी व्यक्ति को शरणार्थी के रूप में भारत रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं करेगा, ये पॉलिसी के आधार पर होते हैं, अधिकार के रूप में नहीं होते। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पिछले 10 साल से भारत के अंदर रह रहा हूं तो मुझे भी शरणार्थी का स्टेटस दे दीजिए, ठीक है। और आपको रोहिंग्या के बारे में पता है कि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक आदेश पारित नहीं किया है कि जो रोहिंग्या है वो शरणार्थी हैं। समझिएगा, कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि रोहिंग्या रिफ्यूजी, इवन न्यूज चैनल तक कह देते हैं, नहीं भाई, रोहिंग्या भारत के अंदर शरणार्थी नहीं है, कानूनन शरणार्थी नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोई भी पॉलिसी पेपर इस पर शेयर नहीं किया है, कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया है। यह बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कानूनी सच्चाई की, और महत्वपूर्ण कानूनी सच्चाई यह है कि मानवीय आधार अपने आप पर बॉर्डर लॉज को, जो है नेशनल सिक्योरिटी लॉज को, बॉर्डर लॉज को, वो ओवरराइड नहीं करते हैं और यहीं पर जो नेशनल सिक्योरिटी है वो सुप्रीमेसी को बनाए रखती है। भारत में ऐतिहासिक रूप से जो मानवीय दृष्टिकोण हमने अपनाया है, ऐतिहासिक रूप से अगर हम हिस्टोरिकली चेक करते हैं तो हमने कैसा रूप अपनाया है? मानवीय रूप अपनाया है। लेकिन जो ये दृष्टिकोण है ये सिटीजनशिप का कानूनी अधिकार नहीं बनाता है। नीति आधारित निर्णय जो है वो जो स्टैट्यूटरी बॉर्डर कंट्रोल है उसको खत्म नहीं कर पाते हैं। अब हम चलते हैं इस सेशन के अगले हिस्से में, जहां पर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की, और सर्वोच्च न्यायालय का इनफिल्ट्रेशन पर क्या रुख है उसको समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने घुसपैठ के ऊपर क्या कहा है इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर स्पष्ट और कठोर रुख अपनाया है। केस का नाम है सरबंदा सोनोवाल बनाम भारत संघ। याद रखिएगा, सरबंदा सोनोवाल केस, सरबंदा सोनोवाल वर्सेस भारत संघ बनाम भारत संघ। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलीगल माइग्रेशन है, मतलब जो भारत के अंदर अवैध घुसपैठ है, वो राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा है, यह संप्रभुता को प्रभावित करता है और राज्य के संसाधनों पर बोझ भी डालता है, ये डेमोग्राफिक बैलेंस भी बदलता है। कोर्ट ने इस मामले के अंदर यहां तक कहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी पहचान और डिपोर्टेशन न करना भी संवैधानिक कर्तव्य की विफलता है। कि मतलब, इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर सरकार, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इलीगल माइग्रेंट है, सरकार जो भारत में रह रहा है और उसकी पहचान अगर सरकार नहीं कर रही है और पहचान जिसको कर लिया है उसको भारत से डिपोर्ट नहीं कर रही है, भारत से बाहर नहीं निकाल रही है, तो ये सरकार की एक संवैधानिक कर्तव्य की विफलता होगी। समझिएगा,
सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इलीगल माइग्रेंट की पहचान और डिपोर्टेशन न करना संवैधानिक कर्तव्य की विफलता है। साथ ही यहां पर कोर्ट ने यह भी जोर दिया है कि किस बात पर, अगर किसी को आपको डिपोर्ट करना है, कोई अवैध घुसपैठिया है, उसको भारत से बाहर निकालना है, ठीक है, तो उसके समय पर आपको कुछ कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, मानवीय पहलू को ध्यान में रखना पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा, फेयर हियरिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, कानूनी रेमेडीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि उसके ऊपर पास क्या उपचार है। कि ऐसा नहीं है कि अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने उसको एक अवैध घुसपैठिया इलीगल माइग्रेंट घोषित कर दिया तो उसके बाद उसके सारे दरवाजे बंद हैं, उसके पास अपील वगैरह के भी राइट है, क्या वो प्रावधान है? ये सारे प्रोसेस फॉलो होने चाहिए। और ये क्या है? यही है भारत के संवैधानिक संतुलन की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस की बात। यहां पर एक बात आप समझिएगा कि जो न्यायालय है, कोर्ट है, उसका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि सिक्योरिटी एनफोर्समेंट और प्रोसीजरल फेयरनेस जो हैं वो साथ साथ चल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम अगले हिस्से में कि अगर किसी व्यक्ति को इनफिल्ट्रेटर घोषित कर दिया जाए तब क्या होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सरकार की तरफ से या फॉरेन ट्राइब्यूनल की तरफ से, क्योंकि फॉरेन ट्राइब्यूनल ही घोषित करता है कि यह व्यक्ति, फला व्यक्ति अवैध घुसपैठिया है, तब उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा। आप यहां तक सेशन देख रहे हैं, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। और सेशन पसंद आता है सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से चैनल को सपोर्ट करिएगा। और एक चीज आप के पुराने कमेंट्स के अंदर आया था, सर हम सुपर थैंक्स यूट्यूब के माध्यम से नहीं देना चाहते, आप कोई और तरीका बता दीजिए कि जैसे हम आपको सपोर्ट करें। तो चलिए आज के इस सेशन के अंदर आपके लिए, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए फटाफट से, और इसके थ्रू भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जल्दी से स्कैन कर लीजिए, आप इसके थ्रू भी हमें फटाफट से सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो चलिए आगे चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इनफिल्ट्रेटर घोषित किया जाता है तो क्या होता है, उस सिचुएशन में क्या होगा। व्हाट हैपन्स इफ समवन इज डिक्लेयर्ड एज इनफिल्ट्रेटर। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों में से एक है। अगर किसी व्यक्ति पर इनफिल्ट्रेटर होने का संदेह होता है, यानी कि वो भारत में अवैध तरीके से रह रहा है या अवैध तरीके से भारत के अंदर घुस के आया है, तो इसमें जो पहला कदम होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है। उस व्यक्ति से कहा जाता है कि अपनी नागरिकता सिद्ध करो, सिटीजनशिप सिद्ध करो, या फिर अपने वैध एंट्री और स्टे के डॉक्यूमेंट्स दीजिए कि या तो आप भारत की नागरिकता प्रूव करो या फिर आप अपने वैध दस्तावेज लेके आइए जिसके थ्रू आप भारत के अंदर आए हैं और यहां पर भारत में रह रहे हैं। दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप है कि उसको एक नोटिस जारी होता है और उसको अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए बोला जाता है, या फिर ये बोला जाएगा कि या फिर आप वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जो वैध दस्तावेज हैं जिसके थ्रू आप भारत के अंदर आए हैं और आपका जो भारत के अंदर जो प्रवासन है, जो आप भारत के अंदर रह रहे हैं, वो कानूनन है। ये पहला स्टेप हुआ। इसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है, दूसरा स्टेप है, वो है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में मामला जाता है। मामला दूसरे कदम में फॉरेनर ट्राइब्यूनल के पास जाता है। ये जो है, जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, ये अर्ध न्यायिक संस्था होती है जो एविडेंस से बंधे होते हैं। इसके सामने साक्ष्य लिए जाते हैं, जो व्यक्ति कंसर्न है उसने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए होंगे, अपनी बात बोली होगी, सरकार का पक्ष सुनता है ये, फिर उसके बेस पर ये डिसीजन लेता है। और यहां पर जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है तीसरा कदम। तीसरा कदम है फॉरेन ट्राइब्यूनल के निर्णय का। अब ट्राइब्यूनल ये घोषित कर सकता है कि क्या वो व्यक्ति जिसने डॉक्यूमेंट दिए हैं, जिसने अपने बारे में बताया है, जिसके ऊपर सरकार ने संदेह किया था कि वो क्या भारतीय नागरिक है, या फिर वो व्यक्ति एक फॉरेनर है, विदेशी है, या फिर वो एक इलीगल माइग्रेंट है।
यहां पर आप ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण बात को। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को अवैध घुसपैठिया घोषित करना या फिर फॉरेनर डिक्लेयर करना फॉरेन ट्राइब्यूनल के द्वारा, यह कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, यह आपराधिक सजा नहीं है, यह सिर्फ केवल स्टेटस डिटर्मिनेशन है। यह सिर्फ यह डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। इसका उद्देश्य जो है वो सजा नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि व्यक्ति का भारत में कानूनी स्थान क्या है, क्या वो भारत का नागरिक है या नहीं है। अब अगले हिस्से में हम बात करते हैं इनफिल्ट्रेटर घोषित होने के कानूनी परिणाम। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि इलीगल माइग्रेंट घोषित कर दिया, अवैध घुसपैठिया घोषित कर दिया, तो उसके कानूनन परिणाम क्या होंगे उसको समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति को इलीगल माइग्रेंट घोषित किया जाता है तो सबसे पहली बात, भारत में रहने का अधिकार उसका समाप्त हो जाता है। भारत में रहने का अधिकार समाप्त हो जाता है। दूसरा, कानून के तहत उसकी डिटेंशन की जा सकती है, उसको कैद में रखा जा सकता है, ठीक है, उसकी संभावना भी बढ़ जाती है। और तीसरा है उसकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया, उसको भारत से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और चौथा, उसके मूवमेंट पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं कि वो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं सरकार के द्वारा। पांचवा, जो भी वेलफेयर बेनिफिट्स वो ले रहा होता है, मान लीजिए उसने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हुए होते हैं भारत में रह के, राशन कार्ड वगैरह, तो वो सारे वेलफेयर बेनिफिट्स उसके वहीं से समाप्त हो जाते हैं। छठा, उसका वोटिंग राइट भी नहीं होता, वो भारत के लोकतंत्र में किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और सातवां, वो सिटीजनशिप का कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहां कानूनी रास्ते समाप्त नहीं हुए। मान लीजिए फॉरेनर ट्राइब्यूनल ने उसको इलीगल माइग्रेंट घोषित कर दिया, ये नहीं है कि उसके सारे रास्ते बंद हो गए। उसके पास कानून के तहत अब भी प्रोसेस बचे हुए हैं जिसके तहत वो अपने बचाव में काम कर सकता है। उसके बारे में अभी मैं इस सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूं। यहां कानूनी रास्ते उसके समाप्त नहीं होते हैं। भारतीय कानून जो है वो मल्टीपल सेफगार्ड्स प्रदान करता है। भले ही नेशनल सिक्योरिटी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, वो व्यक्ति को फिर भी हम कुछ ना कुछ सेफगार्ड देते हैं कानून के तहत। कोर्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से ना हटाया जाए भारत के नागरिक के रूप से। दूसरा, बिना प्रक्रिया के कार्रवाई न हो, यह भी कोर्ट सुनिश्चित करती है। और तीसरा, जो कानूनी रेमेडीज हैं वो हमेशा खुली रहें। यही भारत के रूल ऑफ लॉ के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में भी। ठीक है, यहां तक आप समझे। अभी तो शुरुआत है, आपको बहुत कुछ और जानने को मिलेगा इस सेशन के अंदर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और उस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। क्या इनफिल्ट्रेशन के मामले में नेशनल सिक्योरिटी को इंडिविजुअल कन्वीनियंस से ऊपर होना चाहिए? यानी कि क्या घुसपैठ के मामलों में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको व्यक्ति के जो इनकन्वीनियंस है कि उसको दिक्कतें आ रही हैं, छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं, क्या उसको ऊपर होना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी को ऊपर होना चाहिए व्यक्तिगत परेशानियों से? जवाब दीजिए हाँ या ना। मेरा पर्सनल मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी ही सर्वोपरि है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा एक बार जरूर जय हिंद, और अपनी राय भी बताइएगा कि आप क्यों मानते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इंडिविजुअल इनकन्वीनियंस से ज्यादा ऊपर है और क्यों होनी चाहिए। अब क्योंकि आपका जो जवाब है वो ये बताता है कि आप भारत की सुरक्षा को किस नजर से देखते हैं। अब चलते हैं हम अगले हिस्से में और डिस्कस करते हैं कि किसी इनफिल्ट्रेटर घोषित व्यक्ति के पास क्या उपलब्ध कानूनी उपाय हैं, कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध घुसपैठिया घोषित कर दिया गया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उसके पास अभी भी क्या कानूनी उपचार हैं जिसके तहत वो आगे अपना पक्ष रख सकता है, और उसके खिलाफ जो फैसला आया हुआ है उसको चाहे तो पलटवा भी सकता है। वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा जरूर। किसी इनफिल्ट्रेटर घोषित व्यक्ति के पास क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल होंगी, क्या कानूनी उपचार अवेलेबल होंगे?
उसी को मैं बताने जा रहा हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होने के बावजूद भारतीय कानून बिना उपाय के काम नहीं करता, यह बात भी आप समझिएगा। कानूनी व्यवस्था जो है यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी वास्तविक भारतीय नागरिक गलत तरीके से हटाया ना जाए। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बात दोहरा रहा हूं कि जो हमारी कानूनी व्यवस्था है वो ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी जेन्युइन इंडियन सिटीजन गलत तरीके से हटाया ना जाए। यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी जेन्युइन इंडियन सिटीजन को फॉरेन ट्रिब्यूनल द्वारा इनफिल्ट्रेटर घोषित कर भी दिया जाता है तो उसके पास कुछ रास्ते हैं, बहुत सारे कानूनी विकल्प हैं जिसके तहत वो अपने फैसले को पलटवा सकता है। उसी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, फॉरेन ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। फॉरेन ट्रिब्यूनल का जो आदेश है वो फाइनल नहीं है, उसको चुनौती दी जा सकती है। किसमें? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप सीधा अपील के माध्यम से भी जा सकते हैं और इवन आप रिट ज्यूरिसडिक्शन के माध्यम से भी जा सकते हैं और जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से भी जा सकते हैं। और ऐसे मामलों में हाई कोर्ट जांच करता है कि क्या ड्यू प्रोसेस का पालन हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन हुआ है, और क्या साक्ष्यों का सही मूल्यांकन हुआ है, और क्या प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन हुआ है क्या। यह सब कुछ हाई कोर्ट देखता है अपने रिट जुरिस्डिक्शन में, अपने अपील जुरिस्डिक्शन में, या फिर आप ये कह सकते हो जुडिशियल रिव्यू के अंदर। ठीक है, तो मतलब पहला क्या है, फॉरेन ट्रिब्यूनल से आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और जब हाई कोर्ट का डिसीजन आपके पक्ष में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। यदि मामला मौलिक अधिकारों या गंभीर कानूनी त्रुटियों से जुड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट तक अपील जा सकती है। लेकिन न्यायालयों ने एक बात स्पष्ट रखी है, ये बात आप समझिएगा कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसका अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना नहीं है। न्यायालय केवल जो है वो प्रोसीजरल अन्याय को सुधारते हैं, जो अगर कानूनन प्रक्रिया में कोई गलती हुई है उसको सुधारते हैं। इनफिल्ट्रेशन को वैध नहीं करते। इनफिल्ट्रेशन जो अवैध चीज है उसको कभी भी कोर्ट वैध नहीं डिक्लेयर करते। अगर मान लीजिए प्रक्रिया में कोई जेन्युइन भारत का नागरिक बाहर होता है तो उसके सपोर्ट में कोर्ट आकर ये बोल सकती है कि हाँ भाई गलत प्रक्रिया अपनाई गई है, ये भारत का ही नागरिक है, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है उसको पलटा जाए। जो यही संतुलन है ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की आत्मा है। इज इट क्लियर? आप समझ पा रहे हैं? अब चलिए आगे चलते हैं, डिटेंशन सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत खबरें आ रही हैं कि यूपी में डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, तो समझ लेते हैं डिटेंशन सेंटर के ऊपर कानून क्या कहता है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचने वाला इस टॉपिक से रिलेटेड। आप सेशंस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? बहुत मेहनत के बाद सेशन लाते हैं। सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करो ना, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करिए। डिटेंशन सेंटर के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि कोई सवाल है क्या। हाँ, आप पूछ रहे हैं जनाब, क्या नाम है, मनुवादी 778 मनुवादी जी, आप पूछ रहे हैं डीएनए टेस्ट को अलाउ क्यों नहीं करते। मैं आपको एक जवाब देता हूं, अभी यहां पर छोटा दूंगा, मगर इस पर मेरा विचार है कि कभी एक डिटेल्ड सेशन लेके आया जाए। बहुत सारे हमें कमेंट्स ये भी मिलते हैं कि सिटीजनशिप को डीएनए के बेस पर अलाउ करना चाहिए। भाई साहब ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डीएनए टेस्ट के मिलान के लिए आपको 2 पार्टी के डीएनए चाहिए होते हैं। मान लीजिए आपका तो मिल गया, आपके पूर्वजों के डीएनए कहां से लाएंगे? मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके परदादा के डीएनए कहां से लाएंगे? वो तो स्वर्ग सिधार गए, या तो वो हम उन्हें शमशान घाट में जलाया है या फिर कब्रिस्तान में दफनाया है। उनका डीएनए कहां आएगा? डीएनए के लिए डीएनए सैंपल बॉडी से ही लिए जाते हैं। जो इंसान गुजर गए उनके डीएनए सैंपल कहां से आएंगे? तो जवाब इन शॉर्ट यही है कि ये व्यवहारिक नहीं है। डीएनए सैंपल से कभी भी नागरिकता नहीं जांची जा सकती, ये इम्प्रैक्टिकल है। और इसको कभी एक डिटेल्ड सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेंशन सेंटर्स की।
कानून क्या है और भ्रम क्या है और वास्तविकता क्या है उसको समझते हैं। डिटेंशन सेंटर को लेकर समाज में आज की तारीख के अंदर बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, ना मैं किसी को डरा रहा, मैं आपको सिंपल जो कानून के अंदर है, आपको पता है कि मैं हर तरीके की बात करता हूं, हर तरीके का कानूनी पक्ष आपको समझाता हूं, तो जो कानून के अंदर है मैं आपको वही बात बता रहा हूं। डिटेंशन सेंटर पर कानून क्या है, भ्रम और वास्तविकता की स्थिति क्या है, वो सब बता रहा हूं। डिटेंशन सेंटर को लेकर समाज में आज की तारीख के अंदर सोसाइटी में बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, जबकि कानूनी वास्तविकता क्या है? कानूनी वास्तविकता यह है कि डिटेंशन जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है, प्यूनिटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है। मतलब कोई अपराध होने से रोकने के लिए जो व्यवस्था होती है वो है। डिटेंशन सेंटर में रखना अपने आप में सजा देना नहीं है। मान लीजिए कि कोई सच में ऐसा व्यक्ति है जो अवैध घुसपैठिया है, और यह भी मान लीजिए कि बहुत पोटेंशियल है कि अगर हमने उस पर कर्ब नहीं किया, वो एक प्लानिंग कर रहा था भारत के अंदर कुछ गलत काम करने की, अपराध करने की, उसको बाहर घूमने, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये इलीगल घुसपैठिया है, अवैध घुसपैठिया है, उसको फिर हमने पकड़ लिया, पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया, ताकि वो जो अपराध करने की मंशा से भारत में गलत तरीके से आया था वो अपराध ना कर पाए। इसका पर्पस प्यूनिटिव नहीं है, उसको सजा देना नहीं है, सजा देने का तो काम कोर्ट का है। इसलिए रखा जाता है डिटेंशन सेंटर के अंदर कि वो क्राइम ना कर पाए। आप बोलोगे कि अगर किसी जेन्युइन सिटीजन को डिटेंशन सेंटर में रख दिया तो फिर क्या होगा? हाँ, वो एक समस्या है, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऐसे नहीं है कि किसी को भी उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल देगी। एक प्रक्रिया, जब तक फॉरेन ट्राइब्यूनल डिक्लेयर नहीं करेगा कि ये इलीगल माइग्रेंट है, अवैध घुसपैठिया है, डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और जो ये डिटेंशन सेंटर में किसी व्यक्ति को रखने की जो व्यवस्था है, यह तब प्रयोग की जाती है जब डिपोर्टेशन तुरंत संभव न हो। मतलब अगर पहली बात तो ये प्रूव होना चाहिए कि ये व्यक्ति अवैध घुसपैठिया है, और ये कौन डिसीजन देगा? कौन डिसीजन देगा? फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स देगी, ठीक है। और उसके बाद उसको डिपोर्ट करना है, मतलब भारत से बाहर निकालना है, तड़ी पार करना है, और उसको इमीडिएटली भारत से बाहर निकालना पॉसिबल ना हो, तब ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। कानून और न्यायिक निगरानी के अंतर्गत ये सारी व्यवस्था होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आपका कोई सवाल है तो और वो भी पूछ सकते हैं। अब देखिएगा, बात करते हैं जो जिस व्यक्ति को डिटेंशन में रखा गया है, जिसको इलीगल माइग्रेंट घोषित होने के बाद डिटेंशन में रखा गया है, वो व्यक्ति कोई अपराधी सिद्ध नहीं होता है, मानवीय गरिमा का अधिकारी होता है, उसके पास ह्यूमन राइट्स होते हैं, और उसके पास अभी भी न्यायालय जाने का अधिकार रहता है। वो कोर्ट में अपनी डिटेंशन के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। और डिटेंशन की आवश्यकता क्यों होती है? आप ये समझिएगा कि ऐसे मामले में अगर कोई व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट घोषित हो जाए, अवैध घुसपैठिया घोषित हो जाए, तो उसको कैद करने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि डिपोर्टेशन के लिए दूसरे देश के सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि हम उसको भारत के बॉर्डर से बाहर उस तरफ खड़ा कर दें, अब उसकी मर्जी वो कहीं जाए, ऐसा नहीं है। जब भी डिपोर्टेशन की व्यवस्था होगी या डिपोर्टेशन का ऑर्डर होगा, उसमें दूसरे देश का सहयोग जरूरी होगा। हम अपने देश से निकालेंगे, किसी ना किसी देश को, जहां का वो नागरिक होगा, उसको तो उसको लेना पड़ेगा ना। इज इट क्लियर? अभी हाल ही के अंदर एक गैंगस्टर भारत में आया है, पता होगा आप लोगों को, डिपोर्ट करके उसको भारत के अंदर लाया गया है। उस देश ने निकाला, और यहां से हमारी संस्थाओं के साथ उस देश ने हमारी संस्थाओं ने कॉपरेट किया, क्योंकि वो अपराधी भारत का नागरिक था, वो भारत में डिपोर्ट करके लाया गया। समझ गए? तो डिपोर्टेशन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि डिपोर्टेशन के समय डिटेंशन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि डिपोर्टेशन के लिए दूसरे देश का सहयोग जरूरी होता है। नेशनैलिटी की पुष्टि समय लेती है, उसमें टाइम लगता है कि वो किस देश का नागरिक है, और फिर उस देश से बातचीत, उस देश की अथॉरिटी से बातचीत करते हैं, और एक टाइम फिक्स करते हैं कि कैसे ये व्यक्ति वहां जाएगा, और वो देश मान जाए तो भेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो देश अपना उसको सिटीजन मानता ही नहीं, तब उस स्थिति के अंदर उसका डिटेंशन और लंबा चलता है। समझ रहे हो मेरी बात?
डिपोर्टेशन के लिए दूसरे देश का सहयोग जरूरी होता है। नेशनैलिटी की जो पुष्टि है, सिटीजनशिप की जो पुष्टि है, वो समय लेती है और तुरंत रिहाई से व्यक्ति के फरार होने का भी खतरा रहता है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि डिटेंशन जो है वो उचित, मानवीय और कानूनी निगरानी में होनी चाहिए, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा लागू करने का वैध साधन है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? आपको मेरी बात कैसी लगी तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं डिपोर्टेशन की क्या प्रक्रिया होगी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अवैध घुसपैठिया घोषित हो गया और उसने अगर कोई कोर्ट में अपील वगैरह भी फाइल करी, हाई कोर्ट में भी करी, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करी और सारा डिसीजन उसके अगेंस्ट आए, मान लीजिए अगर वो अपील फाइल करता है, तो उसके बाद उसका जो फाइनल डिपोर्टेशन का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा उसको समझते हैं। इसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया और जो सीमाएं हैं उसको समझते हैं। डिपोर्टेशन लीगल प्रोसेस क्या होगा। डिपोर्टेशन जो है यानी कि किसी व्यक्ति को भारत से बाहर निकालना कोई मनमाना कदम नहीं है। इसके लिए आवश्यक है पहला, विदेशी नेशनैलिटी की पुष्टि। यह प्रूव करना होगा कि वो व्यक्ति किसी और देश का नागरिक है, पहली चीज ये होगी। दूसरी, संबंधित देश के साथ समन्वय करना होगा, संवाद करना होगा, उस देश के साथ हमें कनेक्ट करना होगा, बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारा ये नागरिक हमारे यहाँ गलत तरीके से आके रह गया है और रह रहा है, इसको हमने पकड़ लिया है, चलो अब अपना नागरिक को तुम वापस ले लो। ठीक है, संबंधित देश के साथ समन्वय। और तीसरा, ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय मानकों का भी पालन करना जरूरी होता है। इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। और चौथा, कार्यपालिका का निर्णय, सरकार का क्या निर्णय रहता है ये भी महत्वपूर्ण है। यहां पर आप कुछ कानूनी सीमाएं भी हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा। भारत किसी व्यक्ति को तब तक डिपोर्ट नहीं कर सकता जब तक उसकी नेशनैलिटी की पुष्टि ना हो और दूसरा देश उसे स्वीकार न करे। समझ गए यहां पर कि मान लीजिए कि हमारे यहां पर कोई व्यक्ति इलीगल इमाइग्रेंट घोषित होता है, यानी कि अवैध घुसपैठिया घोषित होता है, तो उसको भारत तब तक दूसरे देश में डिपोर्ट नहीं कर सकता जब तक पहली बात तो उसकी दूसरे देश की नागरिकता सिद्ध ना हो और दूसरा देश उसको लेने के लिए हाँ ना भर दे। तब तक उसको भारत में ही रखा जाएगा, तब तक उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण कई इन्फिल्ट्रेटर लंबे समय तक भारत में या उस कंसर्न देश में जहां पर वो गलत तरीके से रह रहे हैं वहीं पर डिटेन किए जाते हैं, वहीं पर डिटेंशन सेंटर्स में रहते हैं। और ये कोई क्रूरता नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का ही परिणाम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीमाओं के बावजूद, लिमिट्स के बावजूद डिपोर्टेशन भारत का संप्रभु अधिकार है। किसी और देश की तरह अगर हमारे देश में भी कोई अवैध तरीके से रह रहा है तो ये भारत की सॉवरन राइट है कि हम उस व्यक्ति को भारत से बाहर निकालें। आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि हमारा यह अधिकार होना चाहिए कि भारत देश के अंदर अगर कोई गलत तरीके से रह रहा है तो उसको हम भारत से बाहर निकालें? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए ना। फिर अब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स बनाम नेशनल सिक्योरिटी की, कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और ह्यूमन राइट्स के बीच के कानूनी संतुलन को समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। भारतीय न्यायालयों ने एक बात स्पष्ट कर दिया, आप इसको समझिएगा, कि ह्यूमन राइट्स नेशनल सॉवरेनिटी के ढांचे के भीतर ही लागू होते हैं। जो मानवीय अधिकार हैं वो राष्ट्रीय संप्रभुता का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसी के तहत काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन वे बॉर्डर इंटेग्रिटी को समाप्त नहीं कर सकते। जो हमारे बॉर्डर हैं उनको कोई सेंध ना मार पाए उसको समाप्त नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स आर सेकेंडरी बट टॉप नॉच प्रायोरिटी इज आवर नेशनल सिक्योरिटी। न्यायालयों ने कई मामलों में भी कहा है कि इलीगल माइग्रेंट नागरिकों जैसे अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं और अनुच्छेद 21 जो संविधान का है वो लागू होता है, क्योंकि जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है भारतीय संविधान के अंदर, जो राइट है वो सभी को मिलता है, चाहे नागरिक हो या नागरिक ना हो, लेकिन ये नियंत्रित है, रेगुलेटेड है रेगुलेशंस के रूप में। संविधान स्टेट को यह बाध्य नहीं करता कि वो सुरक्षा से समझौता करे। जो हमारा संविधान है वो ये नहीं कह रहा कि किसी भी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाए। संविधान भी यही कहता है नेशनल सिक्योरिटी इज सर्वोपरि।
यदि संतुलन भारत को लोकतांत्रिक भी, जो संतुलन है जो मैंने आपको भी बताया, यही संतुलन भारत को लोकतांत्रिक भी रखता है और भारत को सुरक्षित भी रखता है। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा। क्या घुसपैठ मामलों में न्यायालयों को राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए या फिर व्यक्तिगत कठिनाई पर? आपका क्या जवाब है? सवाल दोबारा से सुनिएगा। क्या अवैध घुसपैठ वाले मामलों के अंदर न्यायालयों को, कोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या व्यक्तिगत कठिनाई पर? आप अपना कमेंट लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको सिक्योरिटी लगता है कि सिक्योरिटी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए तो आप सिक्योरिटी लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि पर्सनल हार्डशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए तो आप लिखिएगा। मगर मेरा पर्सनल व्यू है नेशनल सिक्योरिटी इज अबव एवरीथिंग। और ध्यान रखिएगा, जो आप उत्तर दे रहे हैं, आपका उत्तर यह दर्शाता है कि आप संवैधानिक प्राथमिकताओं को कैसे देखते हैं। सेशन आपको अभी तक कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आप सेशन में इस टाइम पर जुड़ रहे हैं तो गुजारिश है कि इस सेशन को एक बार पूरा स्टार्टिंग से जरूर देखना। आपके मन में जो भी कोई एक भी डाउट है ना, आपके सारे डाउट ध्वस्त होने वाले हैं। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से हमें सपोर्ट करिए। चैनल मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की तो उसको ज्वाइन करके आप, एक और तरीका है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ और भारत की संप्रभु स्थिति के बारे में कि इंटरनेशनल लॉ इस बारे में क्या कहता है और भारत की जो संप्रभु स्थिति है वो क्या कहती है, उसको समझते हैं। उससे पहले एक सेकंड के लिए रुकिएगा। अंतरराष्ट्रीय लॉ के बारे में बात कर रहे थे हम, इंटरनेशनल लॉ और भारत की संप्रभु स्थिति के बारे में। इंटरनेशनल लॉ एंड इंडियाज पोजीशन। इंटरनेशनल लॉ ये मान्यता देता है कि हर राष्ट्र को अपनी सीमाओं को नियंत्रित करने का अधिकार है। यह तय करने की शक्ति है कि कौन उस देश के अंदर प्रवेश करेगा और कौन उस देश के अंदर रहेगा। भारत भी किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बाध्य नहीं है जो इलीगल एंट्रेंट्स को नागरिकता देने के लिए मजबूर करे। हमने कोई ऐसा समझौता नहीं किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये कहे कि कोई अगर भारत के अंदर अवैध रूप से आ भी जाए तो हमें उसको नागरिकता देनी पड़ेगी। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी इज अबव एवरीथिंग। इनफिल्ट्रेटर को स्थायी रूप से बसने को कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून हमें नहीं कह सकता। और भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम मानवीय सहायता दे सकते हैं, लेकिन नागरिकता जो है वो एक घरेलू कानूनी निर्णय है, वो एक डोमेस्टिक लीगल डिसीजन है। यह भारत को वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप रखता है। अब अगले हिस्से में बात करते हैं हम बॉर्डर स्टेट्स की, जनसांख्यिकी की और संघीय चुनौतियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी जिस तरीके से बॉर्डर स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर चेंज हो रही है, उसको समझने की बहुत जरूरत है। बॉर्डर स्टेट्स, जनसांख्यिकी और संघीय चुनौती के बारे में। इनफिल्ट्रेशन है, यानी कि अवैध जो घुसपैठ है, उसका प्रभाव जो है वो बॉर्डर स्टेट्स पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मुख्य चुनौतियां क्या आती हैं? जनसंख्या में असंतुलन, भूमि और संसाधनों पर दबाव, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव भी कई बार देखने को मिलता है। इसलिए न्यायालयों ने माना है कि बॉर्डर स्टेट्स को विशेष कानूनी ध्यान और सख्त एनफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। जो फेडरलिज्म है, संघीय ढांचा है, बॉर्डर कंट्रोल को कमजोर नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बल्कि सेंटर और स्टेट के बीच जो मजबूत समन्वय की मांग करता है। अब बात करते हैं विकसित होती कानूनी और नीतिगत प्रक्रिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम अपने सेशन को लगभग एंड की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और अगर आप सेशन को यहां तक देख रहे हैं तो मैं डैम श्योर हूं आपको इस कानून के बारे में, इस पूरे लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। अगर पता चला है और आपके मन के बहुत सारे द्वंद्व दूर हुए हैं तो थम्स अप जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। अब बात करते हैं विकसित होती कानूनी और नीतिगत प्रक्रिया के बारे में। जो भारत की जो कानूनी प्रतिक्रिया है वो लगातार विकसित हो रही है। बेहतर बॉर्डर फेंसिंग, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं हमारे यहाँ,
उसके चारों तरफ जो फेंसिंग होती है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, मतलब जो बाड़ वगैरह लगाते हैं, तार वार लगाते हैं, वो बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हम धीरे धीरे कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी आधारित सर्विलांस कर रहे हैं बॉर्डर्स पर। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को मजबूत कर रहे हैं, सर के माध्यम से कर रहे हैं, SIR के माध्यम से कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं प्रक्रियात्मक रूप पर, और उसके बारे में भी हमने इस चैनल पर काफी डिस्कस किया है। मगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है, मगर प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है उसको कोई दिक्कत ना आए और वो बाहर ना हो। और चौथा जो प्रोग्रेस के रूप में चल रहा है इस पूरे मुद्दे पर, ट्राइब्यूनल्स की प्रक्रिया को तेज करना और सारे प्रोसेस के ऊपर जुडिशियल निगरानी, न्यायिक निगरानी। आपको याद है कि असम में NRC हुई और उसका ऊपर पूरी की पूरी जुडिशियल सुपरविजन रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हुआ था असम NRC, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है, जो नीतिगत प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उद्देश्य बल प्रयोग नहीं है, फोर्स यूज करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य है कानूनी स्पष्टता, गति और सुरक्षा। कानून अब इससे निपटने के लिए विकसित हो रहा है। आधुनिक किससे निपटने के लिए हम लॉ को अपने को डेवलप कर रहे हैं, नए नए अमेंडमेंट्स ला रहे हैं कानून के अंदर। जो आधुनिक घुसपैठ के तरीके हैं उनको डील करने के लिए हम कानून में बदलाव कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए कानून में बदलाव कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क को खत्म करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हम अपने अंतिम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, सुरक्षा और संवैधानिक अनुशासन की बात कर रहे हैं। जब अब हम पूरे विषय को बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव रूप से समझ चुके हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, एक सच्चाई सामने आती है। और वो सच्चाई क्या है कि जो इनफिल्ट्रेशन है, यानी कि अवैध घुसपैठ जो है, वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। दूसरा, नागरिकता एक कानूनी स्थिति है, लीगल स्टेटस है, कोई अनुमान नहीं है। और तीसरा, सीमाएं संविधान की पहली सुरक्षा रेखा है। जो बॉर्डर्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो संविधान की पहली सुरक्षा रेखा है। और जो भारत की कानूनी व्यवस्था है वो एक कठिन संतुलन को साधती है, किसके बीच में? राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में, अन्याय की रोकथाम के बीच में और संवैधानिक अनुशासन बनाए रखने के लिए। और ये काम जो है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। क्यों? राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं, इसको समझिएगा। भारत की जो कानूनी स्थिति है वो दृढ़ है, स्ट्रांग है। सीमाओं की रक्षा अनिवार्य है। इनफिल्ट्रेशन को सामान्य नहीं किया जा सकता, हम ऐसे ही अलाउ नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। तीसरा, नागरिकता को डाइल्यूट भी नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं कि कोई अवैध रूप से भारत में आए और कई सालों तक रह जाए तो हम उसको सिटीजनशिप दे दें, नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है, वो नॉन निगोशिएबल है। और जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करना हर सिचुएशन के अंदर अनिवार्य है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को आपने अवैध घुसपैठिया घोषित भी किया तो वो भी आप एक कानूनन प्रक्रिया के तहत करेंगे, जो मैंने आपको इस सेशन के अंदर ऑलरेडी बता दिया है। यह कठोरता नहीं है, पहली बात तो यह संवैधानिक उत्तरदायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो राष्ट्र, क्योंकि जो राष्ट्र जो है, कोई भी राष्ट्र, जो भी देश अपनी सीमाएं सुरक्षित नहीं रख सकता वो अपने संविधान की भी रक्षा नहीं कर सकता। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। जो राष्ट्र, जो देश अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर सकता वो अपने संविधान की भी रक्षा नहीं कर सकता। और आपको मेरी बात ये पसंद आई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हुए, समापन की ओर बढ़ते हुए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक अनुशासन साथ साथ चलने चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सभी के साथ साझा करें जितना कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और आप हमारे प्रयास को सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से। अगर आपने आज के इस सेशन से 1% भी अगर सीखा है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से
हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कानूनी जागरूकता है वही राष्ट्रीय शक्ति है। और अंत में मुझको कमेंट में ये बात बताइएगा कि आपके अनुसार भारत के जो इनफिल्ट्रेशन लॉज हैं, जो घुसपैठ के खिलाफ जो कानून हैं, क्या वो बहुत ज्यादा सख्त हैं या बहुत नर्म हैं, या फिर वो एक बैलेंस अप्रोच रखे हुए हैं? आपके अनुसार क्या भारत के जो इनफिल्ट्रेशन लॉज हैं, घुसपैठ के खिलाफ जो कानून है, क्या वो सख्त हैं, क्या बहुत नरम हैं, या फिर वो संतुलित हैं? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानून अंततः उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनकी वो रक्षा करता है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करके, ताकि आपके लिए ऐसे सेशन हम फिर से लाते रहें। और बताइएगा जरूर कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।